नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5। और इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट हुआ है, अगर जो भी हमारे दोस्त उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है वो है कि 21 जनवरी 1972 को डैश गठन किया गया था। तो किस राज्य का गठन हुआ था 1972 में? तो मेघालय का हुआ था। किसका हुआ था? मेघालय का। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए, 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों का गठन हुआ था। एक तो मेघालय का, दूसरा मणिपुर का और तीसरा त्रिपुरा को। यानी कि उसी दिन 3 राज्यों का गठन हुआ था, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का। गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 में और ये 25वें राज्य के रूप में गठित किया गया था। तेलंगाना की बात करें तो इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को और ये 29वें राज्य के रूप में हुआ था। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं। ये याद रखिएगा कि वर्तमान में 28 राज्य हैं। और जो ये गठन हुआ था तो 29वें राज्य में इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर भी राज्य में ही था। अभी जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है 2019 के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली एक डैश है। दिल्ली एक डैश है, तो दिल्ली क्या है? तो देखिए, दिल्ली जो है ये एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अब इसे 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर घोषित किया गया और 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। और जो दिल्ली का प्रशासक होता है वो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का प्रशासक कौन होता है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं या तो बोले उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले एक और पॉइंट है कि जो 239 ए, यहाँ पे ए होगा, तो जो 239 ए अनुच्छेद है उसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बारे में बातें की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में बात करें तो 8 है। ठीक है। राज्यों की बात करें तो 28 राज्य है वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये देख लीजिएगा। भाग 8 जो है ना, भाग 8 ये केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंधन अनुच्छेद 239 से 241 तक, यानी भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 239 से 241 तक है। बात करें जैसे कि जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर 2019 में अलग हो गया था और अलग होकर 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं अलग अलग। और इसका पुनर्गठन हुआ था जम्मू कश्मीर का, वो होता 2019 के पुनर्गठन विधेयक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो देखिए, अनुच्छेद 3 के द्वारा इसमें से कौन सा संभव नहीं है ये बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का प्रवेश नहीं है। नए राज्यों का गठन उसमें हो सकता है, राज्यों के क्षेत्रों में भी परिवर्तन हो सकता है, राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश उसमें नहीं है। नए राज्यों का प्रवेश किस में है? अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश एवं नए राज्यों का गठन शक्ति से संबंधित। अनुच्छेद 2 में ये बात है, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है। अनुच्छेद 3 में ये नहीं है। अनुच्छेद 3 में क्या हो सकता है? किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। देखिए, जो आपका भाग 1 है उसमें संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 की बात करें तो इसमें नागरिकता
के बारे में वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता का उल्लेख है? तो देखिए, निरंतरता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 10 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 10 में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जो भी दोस्त अभी नए जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 9 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वेच्छ से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 9 में ये लिखा गया है। अनुच्छेद 10 तो बता ही दिया कि उसमें नागरिकता के अधिकारों का नियंत्रण का उल्लेख है। अब अनुच्छेद 11, तो देखिए अनुच्छेद 11 में ना कि ये कहा गया है कि संसद द्वारा विधि कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, यानी कि अनुच्छेद 11 में ये कहता है कि नागरिकता से संबंधित अधिकार बना सकता है संसद। अनुच्छेद 11 में ये लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में मिलान करना है। देखिए, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका। तो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका है पंजीकरण, यानी पंजीकरण से हम लोग कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका वंचित करने पर। मूल अधिकार जो बचा वो विधि के तहत समानता तथा विधियों के समान संरक्षण, इनसे संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन क्या बन रहा है? 1, 2, 3। तो 1 का आपका बन रहा है 1 का सी, 2 का आपका बन रहा है ए और 3 का बी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? CAB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CAB। अब देखिए CAB पहले ऑप्शन में ही दिया गया है, CAB। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है और ये भाग 2 में वर्णित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था? तो देखिए इसे पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। कब किया था? 11 दिसंबर 2019 को इसे पारित किया गया था और इसे लागू किया गया था 10 जनवरी 2020 को। देखिए पारित हुआ था ये तो 11 दिसंबर 2019 को संसद के द्वारा, लेकिन इसे लागू किया गया था 10 जनवरी 2020 को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, बताना है कि नागरिकता हम लोग किस किस तरीके से खो सकते हैं ये चारों ऑप्शन में से। देखिए नागरिकता, एक तो पहला चीज कि अगर हम लोग भारतीय नागरिक का परित्याग करते हैं तो आप परित्याग किसी का कीजिएगा तो आप अपना नागरिकता खो देंगे, ये सही है। स्वेच्छा अन्य देशों की नागरिक प्राप्त करने पर, हाँ अभी बताया था मैंने कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपका अपने देश का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, तो ये भी हो सकता है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर, ऐसा नहीं होता है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करेंगे तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, उसके लिए दूसरा एक क्राइटेरिया उसको करने पे होता है। वो सरकार की आलोचना करने पे भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और 2, तो केवल 1 और 2 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए नागरिकता समाप्त होने की 3 दशाएं, 3 नहीं वैसे 4 दशाएं यहाँ पे। पहला कि अगर आप स्वेच्छ से त्याग करते हैं तो आपका नागरिकता हो जाएगा। दूसरा कि अगर आप युद्ध काल में किसी शत्रु की सहायता करते हैं ना, जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और कोई पाकिस्तान की तरफ से सहायता कर दे तो उसका भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, उसको कड़ी से तो कड़ी सजा मिलेगी ही और उसकी नागरिकता भी समाप्त कर दी जाएगी। वंचित किए जाने पर और एक लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने पर, अगर अपने देश से आप 7 वर्ष तक किसी दूसरे देश में हैं, अब भारत में कभी नहीं आ रहे हैं, तो भी आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता को
भारतीय नागरिकता डैश नहीं प्राप्त किया जा सकता। भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता? देखिए, भारतीय नागरिकता हम लोग जन्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशीयकरण द्वारा कर सकते हैं, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन किसी भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका धन जमा होने से आपका नागरिकता नहीं मिल जाएगा। कि आप अब तो किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं खाता खुलवा के, लेकिन ये सभी जो दिया गया इससे आप लोग को फॉलो करना ही होगा, तभी आपको नागरिकता मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट। अब देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के केवल 5 ही दशाएं दिए गए हैं, और वो कौन कौन से 5 हैं? तो पहला आप तो जन्म से कर सकते हैं, जन्म द्वारा, दूसरा वंश परंपरा द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीयकरण द्वारा, और पांचवा जो है वो भूमि अर्जन द्वारा। ये 5 तरीके हैं जिससे आप लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी आपको ऑप्शन में दिया तो उसको आप डायरेक्ट काट दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि जो एकल नागरिकता है, भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? मैंने पिछले वीडियो में ये सब बता दिया है कि ये ब्रिटेन से लिया गया है। रिवीजन के लिए मैंने फिर से इसमें डाल दिया है। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्यों को परिभाषित करता है? तो देखिए, राज्यों का परिभाषा अनुच्छेद 12 में भी है और अनुच्छेद 36 में भी है। मैंने क्या बोला कि अनुच्छेद 12 में भी है और अनुच्छेद 36 में भी है, लेकिन यहाँ पे पूछा है मौलिक अधिकार के संदर्भ में, तो अनुच्छेद 12 हो जाएगा। अगर यही पूछता कि डीपीएसपी के संदर्भ में, तो अनुच्छेद 36 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ जो ऑप्शन में अनुच्छेद दिए हैं उसे देख लेते हैं। अवसर की समानता यानी लोक नियोजन का विषय के बारे में अनुच्छेद 16 में बात किया गया है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में बताया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में बताया गया है। मैं ऐसे वीडियो को बनाया हूं कि मतलब आप में इसमें सारे कवर हो जा रहे हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने विभाग हैं, हम लोग सभी कवर करके चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और आप लोग अगर पहले से ही दिल्ली पुलिस की तैयारी में सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपका इतना सही होता है इतने में से, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? तो देखिए, भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। कितने हैं? 11। लेकिन अगर मूल में पूछता तो 10 थे मूल में, ठीक है। देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसे जोड़ा गया। इसे कैसे जोड़ा अभी बताएंगे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य सबसे पहले तो नहीं था। इन्हें बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ये कई बार प्रश्न पूछता है कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। और उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, तो 11 कैसे हो गए? तो 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या बात किया गया है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य है, तो 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या है? अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात की गई है। अब जो ये मौलिक कर्तव्य है ये भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A में है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये सेकंड लास्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? अभी बताया मैंने कि इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसे हम लोग 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़े थे, अभी ये भी बात मैंने बताया। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, और ये अनुच्छेद 21 जोड़ा जिसमें बताया गया कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अब देखिए, अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है? ये तो 21A में है, तो 21 में बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और वहीं पे 21A में बताया गया प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी जो
14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, इसमें क्या बोला है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्देशित करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 30 में ये बताया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 में। अब देखिए, जो ऑप्शन के अनुसार अनुच्छेद है उसे भी देख लेते हैं कि अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि किसी धर्म की विशेष की अभिवृद्धि हेतु करों के संदर्भ के बारे में स्वतंत्रता, यानी ये धर्म से संबंधित है। 28 में बताया गया है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थापना और कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी 28 अनुच्छेद में ये बताया गया है कि किसी भी आपका जो शैक्षणिक संस्थान होता है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण है। और अनुच्छेद 30 मैंने अभी बता दिया कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना के बारे में इसमें बात किया गया है और प्रशासन करने वाले अल्पसंख्यक वर्गों का भी अधिकार इसमें बताया गया है। तो ये थे आज के आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपका कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।